हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे 21 अर्थाश्रय के बारे में। ठीक है, 21 अर्थाश्रय या 21 आश्रय जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो आश्रय का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जो आश्रित रहे या जिसके ऊपर कोई चीज़ आश्रित रहे। ठीक है, आश्रय। तो शास्त्र के अध्ययन और अर्थ ज्ञान को सुगम तथा सरल बनाने के लिए निम्न युक्तियों का आश्रय लिया गया है। ठीक है, यानी ये जो नीचे 21 अर्थाश्रय दिए गए हैं, ये शास्त्र को सरल बनाने के लिए, जो शास्त्र है, शास्त्र के अध्ययन को सरल बनाने के लिए और अर्थ को समझने के लिए। ठीक है, ताकि उसका जो शास्त्र में जो भी लिखा हुआ है उसके अर्थ के ज्ञान के लिए, उसका जो अर्थ ज्ञान है उसको सरल बनाने के लिए आप आसानी से उसके अर्थ को समझ जाएं। जो कुछ भी शास्त्र में लिखा है या उसके अध्ययन के लिए, उसको सरल बनाने के लिए निम्न युक्तियों का आश्रय लिया गया है। ठीक है, तो जो आपके अरुण दत्त हैं, अरुण दत्त जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो कि अष्टांग हृदय के टीकाकार हैं, अरुण दत्त। इन्होंने सर्वांग सुंदरा नामक टीका लिखी है अष्टांग हृदय पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस टीका है। तो उन्होंने कितने 20 अर्थाश्रय माने हैं। ठीक है, उन्होंने 20 अर्थाश्रय माने हैं, लेकिन जो तंत्र युक्तिकार हैं उन्होंने 21 अर्थाश्रय माने हैं। ठीक है, जो तंत्र युक्तिकार हैं आपके, उन्होंने 21 अर्थाश्रय माने हैं। तो देखते हैं फिर कौन से 21 अर्थाश्रय हैं और किसका क्या मतलब होता है। तो इसमें पहला आपका है आदि पद लोप। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सिर्फ शब्द देखना है कि शब्द में क्या लिखा है। जैसा कि यहाँ पे लिखा आदि पद लोप, आदि पद लोप। ठीक है, यानी आदि पद और लोप। आदि का मतलब होता है शुरुआत का। ठीक है, आदि का मतलब होता है शुरुआत का, यानी पद के आदि, यानी जो प्रारंभ के पद का लोप, यानी जो शुरू का जो पद होगा उसका लोप, यानी छुपा हुआ होगा। ठीक है, उसको बताया नहीं जाएगा। जो शुरुआत का या प्रारंभ का जो पद होगा उसका लोप होगा, उसको बताया नहीं जाएगा किसी भी वाक्य में। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, रस ग्रहण कारक होता है। ठीक है, मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दिया है, रस ग्रहण कारक होता है। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा गया कि मांस रस ग्रहण कारक होता है। ठीक है, मांस रस ग्रहण कारक नहीं लिखा है। ऐसा काफ़ी जगह देखा मिलता है कि लिखा होता है रस ग्रहण कारक होता है। तो रस से मांस रस को ही लेते हैं। ठीक है, यानी कि मांस का यहाँ पर लोप है। ये जो लिखा है रस ग्रहण कारक होता है, यहाँ पर मांस का लोप है, मांस को दिखाया नहीं गया है। फिर भी आप समझ जाएंगे कि मांस रस की ही बात हो रही है। फिर आपका आता है मध्य पद लोप। जैसे आदि पद यानी शुरू का, और मध्य पद यानी जो मध्य का जो पद होगा उसका लोप होगा। और एग्जाम्पल जैसे अन्य विज्ञानीय, जो आपका चैप्टर है अष्टांग हृदय का 6th चैप्टर है, जो आपका अन्न स्वरूप विज्ञानीय है। ठीक है, तो उसका नाम अन्न स्वरूप विज्ञानीय है। लेकिन अगर हम उससे अन्य विज्ञानीय भी कई जगह लिखते हैं कि अन्य विज्ञानीय अध्याय में ऐसा है वैसा है, तो वहाँ पर क्या स्वरूप जो है उसका लोप रहता है। ठीक है, यानी यहाँ पर स्वरूप का लोप है, स्वरूप छिपाया गया है। लेकिन अगर कोई अन्य विज्ञानीय बोलता है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर अन्य स्वरूप विज्ञानीय की बात हो रही है। फिर आपका आता है अंत पद लोप, यानी कि जो अंत का जो पद है उसमें लोप होगा। जो अंत का पद है उसमें, यहाँ पर अन्य स्वरूप बीच में लोप हो रहा था, और जो रस मांस रस होगा तो यहाँ पर शुरू में हो रहा था। अब यहाँ पर अंत पद लोप, यानी जो पद होगा, पद के अंत का जो होगा वो लोप होगा, अंत पद लोप। तो इसमें आपका बताया गया है कटुक आदि उष्ण रस प्रधान द्रव्यों का सेवन, यह कहने पर पित्तकारक भाव का लोप है। यानी कि कटुक आदि उष्ण रस प्रधान द्रव्यों का सेवन करने से क्या होता है, जो पित्त कारक भाव हैं वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पित्त कारक भाव उत्पन्न होते हैं ऐसा नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं बताया गया। वो आपको अपने पास से ही समझ लेना है, यानी पित्त कारक भाव का यहाँ पर लोप कर दिया गया है। फिर बात आती है उभय पद लोप की। उभय का मतलब होता है दोनों। ठीक है, यानी दोनों पदों का लोप। यहाँ दो पदों का लोप होता है। ठीक है, और ये 3 टाइप्स का होगा, या तो आदि मध्य, यानी आदि और मध्य, और मध्य अंत यानी मध्य और अंत, या आदि अंत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 टाइप्स का होता है। फिर आता है आदि मध्यांत लोप, यानी आदि मध्य अंत
तीनों का लोप, ठीक है, यानी सर्वलोप यानी पूरा ही लोप, ठीक है, तीनों पदों का लोप, ठीक है। इसका कोई एग्जाम्पल बताया नहीं है आपकी बुक में। फिर बात आती है उपाधि लोप या उपदा लोप, ठीक है, उपदा लोप या उपाधि लोप। तो इसमें क्या होता है, जो उपाधि होती है उसका लोप होता है। 7th है आपका वर्णोपजनन, यानी एक शब्द के प्रयोग से ही अन्य बिना उल्लिखित की गई वस्तु का भी ग्रहण किया जाता है। यानी एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और दूसरे शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, दूसरी जो शब्द है उसे नहीं बताया गया है, फिर भी जो वस्तु है दूसरी उसका ग्रहण हो जाना, ठीक है, उसका भी समझ में आ जाना। जैसे कि पार्थिव शब्द के कथन से गंध ग्रहण का ग्रहण करना, ठीक है, अगर पार्थिव शब्द बोल दिया गया है तो आप गंध और घ्राण दोनों का ग्रहण कर लेंगे, दोनों को समझ जाएंगे कि ये भी हो सकता है। फिर आता है आपका ऋषि क्लिष्ट। तो इसमें क्या होता है, ऋषि के अशुद्ध उच्चारण और शिष्य के अशुद्ध श्रवण, ठीक है। जैसा कि टीचर हमको कुछ बोलता है तो कुछ बोलते वक्त कुछ मिस्टेक हो जाती है, या जो हमारे सुनते वक्त कुछ मिस्टेक हो जाती है। जैसे उसने लोम बोला तो हमें रोम सुनाई पड़ता है, ठीक है, तो ऐसा उच्चारण से कुछ और समझ लेना, ठीक है। यानी ऋषि के अशुद्ध उच्चारण, जो गुरु है, यहाँ पर टीचर की बात हो रही है, ऋषि से टीचर की बात, और शिष्य, तो ऋषि के अशुद्ध उच्चारण और शिष्य के अशुद्ध श्रवण से ये उत्पन्न होता है। जैसे कि लोम के स्थान पर रोम, जो आपके रोमकूप होते हैं, लोमकूप, ठीक है, उनकी बात है। फिर आता है तंत्र शैली 9th, जिसमें विस्तृत विषय को संक्षेप में या संक्षिप्त विषय को विस्तार में समझने के लिए जो तंत्र लेखन शैली होती है उसे तंत्र शैली कहते हैं। यानी जो विषय बहुत ज़्यादा डिटेल में है उसको संक्षेप में, और जो संक्षिप्त विषय है उसको विस्तार में समझाने के लिए जो तंत्र लेखन, जो मतलब तंत्रकार है, वो तंत्र लेखन जो उसकी शैली होती है उसे तंत्र शैली कहते हैं। फिर बात आती है तंत्र संज्ञा की, सप्रमाण सिद्ध करना, यानी कोई बात जो है आपको अपने तंत्र में लिखनी है तो उसको सप्रमाण सिद्ध करना पड़ता है। फिर आता है प्राकृत या प्रकृताख्य, यानी प्राकृत प्रसंग के अनुसार पद के अर्थ को ग्रहण करना, ठीक है। जैसे कि सैंधव नमक और घोड़ा। जैसे कि अगर कोई आपसे युद्ध के क्षेत्र में कहे कि जाओ जाकर सैंधव ले आओ, तो आप क्या समझेंगे कि सैंधव से क्या सेंधा नमक की बात हो रही है? नहीं, वहाँ पर सैंधव से बात हो रही है घोड़े की। और कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो, या खाना बनाने जा रहा है, तो वो आपसे कहेगा कि जाओ सैंधव लेके आओ, तो आप क्या घोड़ा लेके जाएंगे? नहीं, वहाँ पर जो है बात हो रही है वो सेंधा नमक की, ठीक है। तो प्राकृत प्रसंग के अनुसार हमें समझ लेना चाहिए, अर्थ को ग्रहण कर लेना चाहिए कि किस वक्त किसकी ज़रूरत है। जैसे समान तंत्र प्रत्यय, किसी ग्रंथ, सूत्र या प्रकरण विशेष के समर्थन में उसी विषय के अन्य ग्रंथों को वर्णित करना, ठीक है, उसके विषयों को वर्णित करना। जैसे चरक संहिता में वर्णित रसायन, अन्य में जो सुश्रुत संहिता आदि है उसके भी जो रसायन जो उसके बारे में बताया गया उसको चरक संहिता में बताना, रसायन के बारे में। फिर आपका आता है परतंत्र प्रत्यय, यानी जो अन्य तंत्रों में वर्णित विषय को समान रूप से अपने तंत्र में वर्णित करना, ठीक है, जो अन्य तंत्र में जो वर्णित विषय हैं उनको अपने तंत्र में वर्णित करना। और 14th है हेतु हेतुक धर्म, किसी रोग का हेतु जब उससे संबंधित किसी दूसरे रोग का हेतु बन जाता है। यानी आपको कोई एक बीमारी हुई है, ठीक है, आपको कोई एक बीमारी हुई है, फिर उसी का जो कारण है, एक बीमारी का जो कारण है, उसी से कोई दूसरी बीमारी का कारण बन जाना, यानी एक बीमारी से दूसरी बीमारी का कारण बन जाना, एक बीमारी का जो कारण है उससे दूसरी बीमारी बन जाना, ठीक है। फिर आपका आता है 15th कार्य कारण धर्म। इसमें कार्य से कारण का या कारण से कार्य का ग्रहण किया जाता है, ठीक है, यानी कार्य से कारण का या कारण से कार्य का, यानी रोग से दोष विषमता, यानी रोग से दोषों की विषमता होती है या दोषों की विषमता से रोग होता है, ठीक है। फिर आपका आता है आद्यांत विपर्य, किसी विषय के वर्णन में पहले के विषय के बाद में और बाद के विषय को पहले वर्णन करना, यानी कोई विषय है उसका जो पहले का विषय है उसको बाद में, और जो बाद का विषय है उसको पहले वर्णन करना, उसको कहते हैं आद्यांत विपर्य। फिर आता है शब्दान्यत्व,
किसी शब्द के लिए एक से अधिक शब्दों का कहना, यानी सिनोनिम्स की बात हो रही है, ठीक है। किसी शब्द के लिए एक से अधिक शब्दों का कहना, जैसे रोग को व्याधि भी कह सकते हैं, गद भी कह सकते हैं, ज्वर, आमय, ठीक है, ये सब कह सकते हैं। फिर बात आती है प्रत्याख्य धर्म की। किसी भी विषय के प्रधान कारण को छोड़कर गौण कारणों को महत्व दिया जाता है, ठीक है। कोई विषय है, उसका जो प्रधान कारण है उसको छोड़कर जो गौण कारण है उनको महत्व दिया जाता है। फिर बात आती है उपनय की। तो विषय के संदर्भ से बाहर होने पर भी किसी विषय का उपयुक्त स्थान पर वर्णन करना, ठीक है। यानी एग्जाम्पल देखते हैं पहले इसका। अष्टांग हृदय में विसूचिका का मात्रा अशीतीय अध्याय में वर्णन करना। जैसे कि अष्टांग हृदय है जो आपका मात्रा अशीतीय अध्याय चैप्टर है, तो उसमें विसूचिका का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो मात्रा अशीतीय का मतलब है यहाँ पे मात्रा की बात होगी, ठीक है, आहार या उसकी मात्रा की बात हुई है, लेकिन और जो विसूचिका है वो एक रोग है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बात है विषय के संदर्भ से बाहर, यानी जो विषय का संदर्भ है उससे बाहर किसी दूसरी चीज़ का वर्णन करना, ठीक है। फिर आपका आता है संभव। तो जिसकी उत्पत्ति जहाँ से संभावित है उसका वह संभव है, ठीक है। षड धातु गर्भ का संभव है, यानी जिसकी जो उत्पत्ति है वो जहाँ से संभावित है भाई उसका संभव है। फिर आपका आता है विभव। जिस सूत्र के विषय का वर्णन समस्त ग्रंथ में किया गया हो वह विभव है, यानी जिस सूत्र के विषय का वर्णन पूरे ग्रंथ में किया गया हो वह विभव है। जैसे अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन संपूर्ण चरक संहिता या अष्टांग संग्रह में किया गया है। जो आपके अष्टांग आयुर्वेद हैं, कायवाल, ग्रहोद्वांग, शल्यदृष्टा, उनका संपूर्ण चरक संहिता में या अष्टांग संग्रह में वर्णन किया गया है। तो ये थे आपके 21 अर्थाश्रय, ठीक है।